राहुल एक व्यस्त कैफे में घुसता है। जैसे ही वो अंदर आता है, उसकी नजर तुरंत एक खाली टेबल पर पड़ और वो बिना सोचे समझे वही जाने लगता है। उसने ना तो टेबल गिनी, ना ही किसी से पूछा। ये है सिस्टम वन का कमाल। तेज, सहज और बिना मेहनत वाला दिमाग। अब वेटर राहुल को मेन्यू देता है। उसे तय करना है कि क्या ऑर्डर करे। वो सोचने लगता है कि क्या भूख है, कीमत क्या है और कितना समय है। ये प्रक्रिया धीमी और मेहनत वाली है। ये है सिस्टम टू, सोच समझकर फैसले करने वाला दिमाग। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। मेन्यू देखते समय बैकग्राउंड में राहुल का पसंदीदा गाना बजने लगता है। ये गाना उसके मूड को अच्छा कर देता है और बिना जाने ये भावना उसके फैसले को प्रभावित करती है। वो सबसे महंगी कॉफी ऑर्डर कर देता है क्योंकि उसे उस वक्त पे ये ठीक लगता है। हालांकि राहुल को लगता है उसका सिस्टम टू ये निर्णय ले रहा था। असल में सिस्टम वन ने चुपचाप इसे प्रभावित कर दिया। यही किताब का मुख्य संदेश है। हम सोचते हैं कि हमारे फैसले हमेशा तार्किक होते हैं, लेकिन तेज और सहज दिमाग सिस्टम वन अक्सर बिना बताए हमें दिशा देता है। क्या आपको लगता है कि आप हमेशा सही फैसले लेते हैं, या फिर कभी कभी आपका दिमाग आपको धोखा देता है? थिंकिंग फास्ट एंड स्लो इस सवाल का जवाब देता है और बताता है कि हमारे दिमाग में दो तरह की सोच कैसे काम करती है, एक तेज और दूसरी धीरे धीरे। जानिए इस किताब में कैसे हमारी सोच और फैसले हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आज हम थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल kahneman की बुक की समरी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर वन, सिस्टम्स। सिस्टम वन, फास्ट थिंकिंग। सिस्टम वन फास्ट, ऑटोमेटिक, इंट्यूटिव और एफर्टलेस थिंकिंग है। ये हमारे डेली टास्क में होता है जब हम बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर आपको कोई आपका दोस्त मिले और आप तुरंत पहचान जाते हो, या फिर जब आप अपने कार के स्टीयरिंग व्हील पकड़कर बिना सोचे ड्राइव कर लेते हो। ये सब ऑटोमेटिक होता है बिना किसी एफर्ट के। सिस्टम टू, स्लो थिंकिंग। सिस्टम टू स्लोवर, मोर डेलिब्रेट एंड एफर्टफुल थिंकिंग है। जब आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है या न्यू डिसीजन लेने होते हैं, तब आपका सिस्टम टू एक्टिवेट होता है। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या अपने बिजनेस के लिए कोई नया स्ट्रेटेजी सोचनी है, तो ये आप सिस्टम टू का यहाँ पे यूज करते हो, जिसमें आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो। सिस्टम में और एक एग्जांपल देखें तो अगर आप एक रेस्टोरेंट में हो और वेटर आपको मेन्यू दिखाता है, आप सिस्टम वन का यूज करते हुए क्विकली डिसाइड करते हो कि आपको क्या खाना है। लेकिन अगर आपका ऑर्डर मिस्टेक हो जाता है, तो आप सिस्टम टू का यूज करके समझाते हो और फिर से ऑर्डर करेक्ट करते हो। सिस्टम वन हमारे डेली लाइफ को एफिशिएंटली रन करता है, लेकिन कभी कभी ये हमें गलत डिसीजन लेने के लिए भी लीड कर सकता है। चैप्टर टू, कॉग्निटिव बायसेस। कॉग्निटिव बायसेस वो मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग और थिंकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बायसेस हमें एक्यूरेट सोचने से रोक सकते हैं और हम गलत डिसीजन ले सकते हैं बिना सोचे समझे। डैनियल kahneman ने इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट है कंफर्मेशन बायस। हम अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करने वाले इंफॉर्मेशन को ज्यादा ध्यान से देखते हैं और जो कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन होती है उसे इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि वेजिटेरियन डाइट हेल्दी है, तो आप सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ोगे जो वेजिटेरियनिज्म के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट के रिस्क बताते हैं। सेकंड है एंकरिंग बायसेस। जब हम किसी इनिशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रेफरेंस पॉइंट बनाकर अपने डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये एंकरिंग बायसेस होता है। एज एग्जाम्पल, अगर एक शर्ट की प्राइस 2000 दिखाई जाती है और फिर 1000 की सेल प्राइस दिखाई जाती है, तो आपको लगता है कि 1000 का प्राइस भी अच्छा डील है, चाहे वो 1000 भी उस शर्ट के लिए ज्यादा क्यों ना हो। थर्ड है अवेलेबिलिटी बायस। हम अपने रिसेंट एक्सपीरियंस या इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ज्यादा वेटेज देते हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेशनल ना हो। एज एग्जाम्पल, अगर आपने रिसेंटली न्यूज में एयरप्लेन क्रैश को देखा है, तो आपको लगता है कि एयर ट्रैवल अनसेफ है, जबकि ये बहुत ही रेयर इंसिडेंट होता है। फोर्थ है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। हम अपनी एबिलिटीज या नॉलेज को ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और ये हमें अपने डिसीजन में ओवर एस्टिमेट करने पर मजबूर करता है। एज एग्जाम्पल, अगर आपने एक बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट कमाया, तो आप अगले टाइम पे स्टॉक पिक्स को ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर चूज करेंगे, इवन दो आपके पास पूरा नॉलेज नहीं होता है, फिर भी आप स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंटली एक्ट करने लगोगे। फिफ्थ है फ्रेमिंग इफेक्ट। किसी सिचुएशन या डिसीजन को प्रेजेंट करने का तरीका हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। एज एग्जाम्पल,
अगर आपको कहा जाता है कि 80% चांसेस है कि ये सर्जरी सक्सेसफुल होगी, आप पॉजिटिव फील करने लगते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि 20% चांसेस है कि ये सर्जरी फेल हो सकती है, तो आप वहां पर नेगेटिव फील करेंगे। इवन तो दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज को कह रहे होते हैं। सिक्स्थ है हिंट्स एट बायस। हम अपने पास डिसीजन को देखकर लगता है कि वो डिसीजन हमने पहले से ही सही लिए थे और हम अपने पास मिस्टेक्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदा है और वो फेल हो जाता है, तो आप सोच कर कहते हैं मुझे पता था ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। इवन तो जब आप परचेस कर रहे थे तब आपने अच्छे से सोच समझ के उसको खरीदा था। सेवंथ है एट्रीब्यूशन बायस। हम अपने या दूसरे लोगों के एक्शंस को अपने बिलीफ या फीलिंग के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर आपका कलीग एक प्रोजेक्ट फेल कर जाता है तो आप सोच सकते हैं वो लेजी था। लेकिन अगर आप खुद फेल होते हैं तो आपके माइंड में थॉट्स आएंगे कि मुझे बस कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए था। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता तो मैं इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा करता। चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्ट थियोरी। प्रोस्पेक्ट थियोरी को डैनियल kahneman एंड एमोस ट्वेर्क्सन ने डेवलप किया था। ये थियोरी हमारे डिसीजन मेकिंग को समझाती है, स्पेशली जब हमें रिस्क का सामना करना पड़ता है। इस थियोरी के मुताबिक हम लॉस से ज्यादा डर जाते हैं और गेन के कंपैरिजन में लॉस को ज्यादा फील करते हैं। चलिए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट है लॉस एवर्जन। हम लॉस को ज्यादा पेनफुल फील करते हैं एज कम्पेयर टू एन इक्विवेलेंट गेन। मतलब अगर आप 100 रुपए लूज करते हो तो उसका इमोशनल इम्पैक्ट 100 रुपए जीतने से ज्यादा होता है। सेकंड है डिमिनिशिंग सेंसिटिविटी। जैसे जैसे लॉस या गेन बढ़ता है वैसे वैसे हम उसकी इमोशनल इंटेंसिटी को कम महसूस करते हैं। एज ए एग्जाम्पल, 100 से 200 का गेन आपको ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन 1000 से 1100 का गेन उतना एक्साइटिंग नहीं लगता। इस थियरी का एग्जाम्पल देखें। सपोज आप एक गेम खेल रहे हो जिसमें आप 500 रुपए जीत सकते हैं। अगर आपके 500 रुपए जीतने का 50% चांसेस दिया जाता है तो लोग टिपिकली रिस्क लेने को ज्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर सेम 500 जीतने का चांस 50% के बजाय लॉस ऑफ 250 के रूप में दिया जाए तो ज्यादा लोग इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि लॉस का फियर उनके लिए ज्यादा पावरफुल होता है। चैप्टर नंबर 4, चॉइसेस। फर्स्ट है रिस्क सीकिंग एंड रिस्क अवॉइडिंग बिहेवियर। जब हम लॉस का सामना कर रहे होते हैं तो हम ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, और जब हम गेन देख रहे होते हैं तो हम रिस्क अवॉइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लॉस से बचने के लिए ज्यादा गैम्बल करते हैं, ज्यादा जुआ करते हैं, लेकिन गेन को सिक्योर करते वक्त कॉशियस हो जाते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर आप 500 रुपए जीत रहे हैं तो आपको 1000 रुपए का रिस्क लेना नहीं पसंद आएगा। लेकिन अगर आप 500 रुपए लूज कर रहे हैं तो आप 1000 का रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हो। सेकंड है सर्टेनिटी इफेक्ट। हम सर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर करते हैं। हम जब किसी डिसीजन को 100% सर्टेन देखते हैं तो उसे चूज करते हैं, इवन इफ द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ अनसर्टेन ऑप्शन इज बेटर। एज एग्जाम्पल, अगर आपको 1000 रुपए मिलने का गारंटेड ऑप्शन हो या 1500 मिलने का 50% चांसेस हो, तो लोग ज्यादातर गारंटेड 1000 रुपीज को चूज करेंगे, क्योंकि सर्टेनिटी को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। थर्ड है एंडाउमेंट इफेक्ट। हम अपनी चीजों को ज्यादा वैल्यू करते हैं बस इसलिए क्योंकि वो हमारी होती है। जब हम किसी चीज के ओनर होते हैं तो उसे बेचने या उसे छोड़ने का डिसीजन मुश्किल हो जाता है, इवन दो वो चीज दूसरे किसी के लिए इतनी वैल्यूएबल नहीं होती है। एज एग्जाम्पल, अगर आपने एक पुरानी पेंटिंग खरीदी है और आपको उसे 1000 रुपए में बेचना है तो आप उसे 2000 में बेचने का सोचोगे, क्योंकि आप उसे अपनी चीज समझकर ज्यादा वैल्यू देते हैं, जबकि मार्केट में उसकी असली वैल्यू 1000 रुपए ही है। इन शॉर्ट, चॉइसेस ये दिखाता है कि हम अपनी डिसीजन को कैसे फ्रेम करते हैं और कैसे हम अपनी चॉइसेस को रिस्क, लॉस एंड गेन के पर्सपेक्टिव से इवेल्युएट करते हैं। ये हमारे डिसीजन मेकिंग के इरेशनल एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करता है, जैसे लॉस एवर्जन, फ्रेमिंग इफेक्ट एंड एंडाउमेंट इफेक्ट, जो हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। चैप्टर नंबर 5, टू सेल्फ्स। टू सेल्फ्स में डैनियल kahneman डिस्कस करते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस को कैसे इवेल्युएट करते हैं एंड हमारे डिसीजन मेकिंग में दो अलग तरह के सेल्फ्स, यानी कि दो अलग पर्सपेक्टिव कैसे काम करते हैं। द एक्सपीरियंसिंग सेल्फ एंड द रिमेम्बरिंग सेल्फ। फर्स्ट, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। द एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वो पार्ट है जो करंट मोमेंट में अपने एक्सपीरियंस को फील करता है। ये हमारे प्रेजेंट एक्सपीरियंस, इमोशंस एंड सेंसेशन से रिलेटेड होता है। ये सेल्फ मोमेंट टू मोमेंट डिसीजन लेता है और बस करंट सिचुएशन को एक्सपीरियंस करता है। एज एग्जाम्पल, जब आप एक अच्छा मील खा रहे होते हैं तब आपका एक्सपीरियंसिंग सेल्फ उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है, आप बस टेस्ट एंड सेटिस्फेक्शन को फील करते हैं। सेकंड है रिमेम्बरिंग सेल्फ।
द रिमेंबरिंग सेल्फ वो पार्ट है जो पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करता है, उन्हें इवेल्युएट करता है एंड अपनी लाइफ की समरी बनाता है। ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी से कनेक्टेड है और हम अपने एक्सपीरियंस को रेट्रोस्पेक्टिवली जज करते हैं। ये सेल्फ पास्ट मोमेंट को रिफ्लेक्ट करते हुए डिसीजन लेता है एंड जो आपके लिए स्टोरी बनाता है वो फ्यूचर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। एज एग्जाम्पल, अगर आप किसी वेकेशन पर गए थे एंड ट्रिप के दौरान आपके साथ कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस हुए, तो आपका रिमेंबरिंग सेल्फ उन एक्सपीरियंस को अपनी याददाश्त से जज करेगा। आप ट्रिप को ओवरऑल पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से याद करेंगे। थर्ड है द पीक एंड रूल। kahneman ने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पीक एंड रूल इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें यह कहा गया है कि हम अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादातर उनके इंटेंस मोमेंट पीक्स और एंड मोमेंट के हिसाब से याद रखते हैं। अगर किसी एक्सपीरियंस में एक मोमेंट बहुत अच्छा पीक हो एंड में कुछ अच्छा हो, तो हम उस एक्सपीरियंस को ओवरऑल पॉजिटिव तरीके से याद करेंगे। एज एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक 2 घंटे का मूवी देख रहे हैं। अगर मूवी का क्लाइमैक्स या एंडिंग बहुत अच्छा हो तो आप मूवी को ओवरऑल अच्छा समझेंगे, इवन दो कुछ पार्ट्स बोरिंग हो सकते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस को एंडिंग एंड पीक मोमेंट के हिसाब से जज करते हैं। फोर्थ है ड्यूरेशन नेग्लेक्ट। इस कंसेप्ट के मुताबिक हम अपने एक्सपीरियंस की ड्यूरेशन को इग्नोर करते हैं। हम एक्सपीरियंस के लेंथ से ज़्यादा उनके इंटेंसिटी एंड एंड मोमेंट को ध्यान में रखते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर आपको एक 5 मिनट का पेनफुल प्रोसीड्यूर अंडरगो करना पड़ता है लेकिन वो प्रोसीड्यूर का एंडिंग अच्छा होता है, तो आप उसको ज़्यादा नेगेटिव नहीं समझेंगे, क्योंकि एंडिंग या पीक मोमेंट आपके लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। फिफ्थ है वेलबींग एंड हैप्पीनेस। kahneman ने हैप्पीनेस को भी इवेल्युएट किया है और कहा है कि एक्सपीरियंसिंग सेल्फ एंड रिमेंबरिंग सेल्फ के बीच का फर्क होने की वजह से हम अपनी वेलबींग को एक्यूरेटली असेस नहीं कर पाते। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ ज़्यादातर प्रेजेंट मोमेंट में खुश होता है, लेकिन रिमेंबरिंग सेल्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करते हुए अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस को जज करता है। एज एग्जाम्पल, अगर आप डेली अपनी जॉब में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंसिंग सेल्फ मोमेंटरली अनहैप्पी फील करेगा, लेकिन जब आप अपनी जॉब को ओवरऑल याद करते हैं तो आपका रिमेंबरिंग सेल्फ ये जज करेगा कि आपकी जॉब का एक्सपीरियंस कैसा था, अच्छा था या बुरा था। दोस्तों, ये थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की बुक समरी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड ऐसे ही वीडियोस को और देखना चाहते हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें बुकजेनिक्स को।